हैरी पॉटर। देखो, कुछ कहानियां होती है बस एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ काबिलियत रखती है जिंदगी बदलने की, लेकिन कुछ होती है ऐसी कहानियां जो जाने अनजाने में जिंदगी बन जाती है। एंड डेफिनेटली हैरी पॉटर वही कहानी है। हम सब ने इन्हें बचपन से एंजॉय किया है, आज भी करते हैं। एक ना एक बार तो हॉगवर्ट्स की वो स्पेशल लाइफ जीनी है, ये सपना तो सभी ने देखा है। जहाँ इसका मेन रीजन है इन पर बनी मूवीज। पिछले 20 सालों में ना जाने कितने हजारों दफा मैं इन मूवीज को बिंज वॉच कर चुका हूँ, और हर बार इस दुनिया में मैं खो सा जाता हूँ। लेकिन जब मैंने इसकी नॉवेल्स को पढ़ा, मेरा दिमाग खुल गया, और पहली किताब को खत्म करते करते ही मैंने ये सोच लिया था कि मैं इन पर वीडियोस बना रहा हूँ। मूवीज कमाल की है और इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी अपनी एक जगह है, वैल्यू है। लेकिन बुक्स में जितनी डिटेल्स है, मूवीज उन्हें बेयरली स्क्रैच कर पाती है। ऑब्वियसली उन्हें भी हर एक कहानी को 2 से 2.5 घंटे में समेटना था, बट आई रियली वांट टू शेयर एवरीथिंग कि ये मैजिकल दुनिया कितनी वास्ट और ब्यूटीफुल है, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई और कहानी होगी जिसे मैंने इतना प्यार किया है। सो कम ऑन, एक बार फिर से ज्वाइन मी इन दिस वंडरफुल जर्नी, जहाँ हम इसकी सारी बुक्स को एक्सप्लेन करेंगे। हर एक वीडियो में पूरी तरीके से एक एक चैप्टर को कवर करेंगे विद ऑल दोज माइनर डिटेल्स जिन्हें मूवीज मिस कर जाती है। सो इंट्रो को और लंबा ना खींचते हुए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। लेट्स डीप डाइव वंस अगेन इन दिस ब्रिलियंटली रिटन हैरी पॉटर नॉवेल्स, जिन्हें जन्म दिया है जोआन कैथलीन रोलिंग एके जेके रोलिंग ने। चैप्टर 1, द बॉय हु लिव्ड। मिस्टर एंड मिसेस डर्सलीज नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव एक ऐसी फैमिली है जिनके मुताबिक वो दुनिया के सबसे नॉर्मल लोग हैं। तुम इन्हें ऐसे समझ सकते हो कि दुनिया में कोई भी अजीब चीज का होना या फिर रहस्यमय चीज का होना इनके लिए कम्प्लीटली नॉनसेंस है। मिस्टर डर्सली एक हट्टे कट्टे इंसान है, वो इतने हेल्दी है कि उनकी गर्दन आप चाह कर भी नहीं देख पाओगे। लेकिन अपनी घनी मूछ के साथ ये ग्रूमिंग्स नाम की एक कंपनी के डायरेक्टर है जो बेसिकली ड्रिल्स बनाती है। वही मिसेस डर्सलीज एक काफी दुबली पतली ब्लॉन्ड औरत है जिनकी गर्दन मानो हम लोगों से 2 गुना बड़ी है। ऑब्वियसली पड़ोसियों की चुगली करने के लिए उनकी इस गर्दन का काफी इस्तेमाल होता है। जहाँ इन दोनों का एक लड़का भी है, और उनके मुताबिक उससे प्यारा बच्चा दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। इस फैमिली के पास वो सब कुछ है जो इन्हें चाहिए, लेकिन इनका भी एक सीक्रेट है जिसे लेकर इन्हें हमेशा ही डर लगा रहता है कि अगर वो दुनिया के सामने आ गया तो क्या होगा, अगर पॉटर्स के बारे में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। मिसेस डर्सलीज की एक बहन है मिसेस पॉटर, जिसे उसने काफी सालों से नहीं देखा है, और वैसे भी उसे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है अपनी बहन को लेकर। इनफैक्ट वो तो ये सोचते हैं कि क्या होगा अगर पॉटर्स उनके छोटे लड़के के साथ किसी दिन हमारे घर के बाहर आ गए तो आस पड़ोस वाले लोग क्या सोचेंगे कि इन जैसे लोग इनके रिश्तेदार है। हालांकि उनके बच्चे को आज तक इन्होंने देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग हो सके उतना उनसे दूर ही रहते हैं। ऑल्दो ट्यूसडे का वो दिन जिस दिन से हमारी ये कहानी शुरू होने वाली है, उस दिन का मौसम थोड़ा अजीब था, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसे लेकर पूरा देश बात करने वाला है। मिस्टर डर्सली ने अपनी वही पुरानी घिसी पिटी टाई को लटकाते हुए अपने ऑफिस की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनके घर के बाहर एक उल्लू घूम रहा है। तकरीबन 8:30 के दौरान मिस्टर डर्सली अपनी फैमिली को अलविदा करते हुए ऑफिस के लिए निकल गए। अब प्रिवेट ड्राइव से ड्राइविंग करते हुए मिस्टर डर्सली ने आज की पहली अजीब चीज देखी। उसने देखा प्रिवेट ड्राइव के बोर्ड के नजदीक एक बिल्ली नक्शा पढ़ रही है। उसने अपने आंखों को रगड़ा, फिर से एक बार देखा तो बिल्ली वापस खड़ी थी। उसे लगा कि लाइट की वजह से उसे कोई धोखा हुआ है। डर्सली ने वापस अपनी गाड़ी चलानी शुरू कर दी। हालांकि जब उसने मिरर के थ्रू वापस उस बिल्ली को एक बार फिर से देखा तो वो बिल्ली मानो प्रिवेट ड्राइव के बोर्ड को पढ़ रही थी। 2 मिनट के लिए मिस्टर डर्सली ने सोचा कि नहीं, बिल्लियां कब से बोर्ड और नक्शे को पढ़ने लगी। वो वापस अपने काम को लेकर सोचने लगे। हालांकि थोड़ी देर बाद जब वो सिग्नल पे रुके थे तो उन्होंने कुछ लोगों को नोटिस किया जिन्होंने कुछ अजीब तरीके के कपड़े या कहे चोगे पहने हुए थे। उसने सोचा कि आजकल के यंग लोग कुछ भी फालतू का फैशन करने लगे हैं। हालांकि जब उसने उन लोगों को थोड़ा ध्यान से देखा तो वो लोग किसी बात को लेकर फुसफुसा रहे थे, और वो यंग तो बिल्कुल नहीं थे। इनफैक्ट कुछ लोग तो मिस्टर डर्सली की उम्र से भी बड़े लोग थे। डर्सली ने उन लोगों को इग्नोर किया और जा पहुंचे अपने ऑफिस ग्रूनिंग्स में, जहाँ वो हमेशा की तरह 9th फ्लोर पर खिड़की के नजदीक ही बैठा करता है। उसके ऑफिस में लोग बात कर रहे थे कि आज कुछ अजीब हो रहा है। जो उल्लू रात में भी दिखना मुश्किल होते हैं, आज वो उनके घरों के सामने घूम रहे थे। डर्सली ने सोचा कि मैंने तो किसी उल्लू को नहीं देखा, तो उसने उन लोगों पर चिल्लाते हुए अपने काम पर वापस फोकस किया। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उसने सोचा कि हाथ पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए एक छोटी सी वॉक ले ली जाए। वो सब कुछ भूल चुका था कि उसने आज किसी एक अजीब चोगे वाले ग्रुप को देखा था, जब तक उसके नजदीक से कुछ एम्प्लॉइज पास नहीं हुए इसी बारे में बात करते हुए। उनकी चल रही बातें डर्सलीज के भी कान पे पड़ी। मैंने भी सुना, पॉटर्स ना, हाँ उन्हीं का लड़का हैरी। मिस्टर डर्सली सुन पड़ चुका था। उसने सोचा कि उन लोगों के साथ जाके कुछ बात करे, कुछ सुन
सुने, उनके साथ कुछ डिस्कस करे, पर नहीं, इसने वापस उस बात को छोड़ दिया। उसने तुरंत अपने कैबिन का रास्ता पकड़ा, जल्दी से टेलीफोन घर के लिए घुमाया, लेकिन 1 मिनट उसने कॉल को कट कर दिया। पॉटर्स का कोई खास नाम है? डेफिनेटली कई सारे लोग दुनिया में होंगे जिनका नाम पॉटर्स होगा और उनके लड़के का नाम भी हैरी हो सकता है। इनफैक्ट उसे ये बात अच्छे से भी याद नहीं है कि उसके भांजे का नाम हैरी है। और कोई जरूरत नहीं है मिसेस डर्सलीज को ये बताकर दुखी करने की। वैसे भी जब भी उसकी बहन के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी बात निकलती है तब मिसेस डर्सलीज काफी परेशान होने लगती है। लेकिन वो लोग चोगे में मिस्टर डर्सलीज का वो दिन बर्बाद हो चुका था। उसका काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। जैसे ही 5 बजे वो सीधा भाग निकला अपने ऑफिस से और हड़बड़ाहट इतनी थी कि उसने एक आदमी को गलती से धक्का मार दिया। हालांकि जैसे ही उसने उस आदमी को ठीक से नोटिस किया तो पाया कि इस इंसान ने भी एक चोगा उड़ा हुआ है और धक्का लगने के बावजूद वो बिल्कुल गुस्सा नहीं था। अरे कोई बात नहीं सर, आज तो खुशी का मौका है। फाइनली वो जिसका नाम नहीं लेते वो जा चुका है। इनफैक्ट तुम जैसे मगलुओं को भी आज जश्न मनाना चाहिए। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने मिस्टर डर्सली को गले लगा लिया। मिस्टर डर्सली कुछ समझ नहीं पा रहे थे। एक कम्प्लीटली अनजान बूढ़ा आदमी उन्हें गले लगा रहा था। ऊपर से उसने उन्हें मगलू या मलगू कुछ तो ऐसा कहा। एनीवे, मिस्टर डर्सली ने अपनी गाड़ी शुरू कर दी और सीधा निकल पड़ा अपनी घर की ओर, सोचते हुए कि जो वो सोच रहा है वो सही ना हो जाए। ऑल्दो घर के नजदीक आने के बाद डर्सली ने नोटिस किया कि वही बिल्ली जिसे उसने सुबह देखा था वो अब उसके बगीचे की दीवार तक आ चुकी है। शु शु उसने उस बिल्ली को भगाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली जरा सा भी नहीं हटी। क्या नॉर्मल कैट्स ऐसी होती है? उसने बिना कुछ आगे सोचे घर के अंदर जाते हुए अपने आप को संभाला और किसी भी बारे में बात नहीं की। मिसेस डर्सली के लिए आज का दिन हर रोज की तरह नॉर्मल था। मिस्टर डर्सली ने हो सके उतना नॉर्मल रहने की कोशिश की। छोटे डैडली को सुलाने के बाद वो आराम से अपने लिविंग रूम में आकर बैठे न्यूज चैनल शुरू कर देते हैं। आखिरकार पक्षी देखरेख वालों ने इस बात की पुष्टि की है कि आज देश के उल्लू कुछ अजीब बर्ताव करने लगे हैं। जो उल्लू रात में दिखना मुश्किल होते हैं वो आज दिन दहाड़े घूम रहे थे। एक्सपर्ट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। आइए देखते हैं कि आज के मौसम का क्या हाल है। ओवर टू यू जिमी। हालांकि मौसम का हाल भी जिमी के मुताबिक आज कुछ रहस्यमय ही है। उसके मुताबिक आज बारिश होने वाली थी, लेकिन अभी देखे तो बाहर तारे निकले हुए हैं। मौसम इतना साफ है कि लोग आज खुले आसमान में जश्न मना सकते हैं। मिस्टर डर्सलीज अब बौखला चुके थे। उल्लू का अजीब बर्ताव, चोगे में घूम रहे लोग, रहस्यमय मौसम और वो फुसफुसाहट पॉटर्स के बारे में। उसे इस बात को लेकर बात करनी ही होगी। मिस्टर डर्सली ने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या तुमने हाल ही में अपनी बहन के बारे में कुछ सुना है क्या? जैसे उसने सोचा था मिसेस डर्सली का मूड बदल गया। उसने कहा नहीं तो क्यों? अरे वो कुछ नहीं, आज मौसम थोड़ा रहस्यमय है, कुछ लोग भी आज अजीब से कपड़ों में घूम रहे थे। उसने पॉटर्स का नाम नहीं लिया। वैसे उनका लड़का डडली की उम्र का होगा ना? हाँ शायद। क्या नाम है उसका? हावर्ड? नहीं, हैरी। बड़ा ही घटिया सा नाम है। मिस्टर डर्सली की आत्मा उसका शरीर छोड़ चुकी थी। अब इसे लेकर आगे कोई भी बात नहीं हुई। वो दोनों ऊपर गए सोने के लिए। हालांकि जब मिस्टर डर्सली ने अपने बेडरूम की खिड़की से देखा तो वो बिल्ली अभी तक वहीं पर खड़ी थी, मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। अब यहाँ से पिटूनिया तो तुरंत सो गई, लेकिन मिस्टर डर्सली अभी भी उन सारी चीजों को लेकर सोच रहा था। लेकिन एक मिनट, अगर ये सारी बातें पॉटर्स से रिलेटेड है तो डर्सलीज का उनसे क्या लेना देना? पॉटर्स को अच्छे से पता है कि ये लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अब ऐसे ही अपने आप को दिलासा देते हुए मिस्टर डर्सली भी सो गया। ये इस बंदे की बहुत बड़ी गलत फैमिली थी। बाहर रुकी बिल्ली बिल्कुल सोने के मूड में नहीं थी। वो किसी स्टैचू की तरह बस प्राइवेट ड्राइव के बोर्ड को घूरे जा रही थी। अब नियरली आधी रात हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक इंसान मानो उड़न छू होकर अचानक से प्रकट हो गया। इस किस्म का इंसान कभी भी प्राइवेट ड्राइव में नहीं देखा गया था। उसकी हाइट काफी ज्यादा लंबी थी। बाल और दाढ़ी पूरी तरीके से सफेद सिल्वरी हो चुके हैं। बड़ी पोशाक के साथ उसकी नीली आंखें काफी चमकीली और तेज थी अपने चंद्रकोर चश्मे के पीछे। हालांकि नाक काफी आड़ी टेढ़ी पर लंबी थी, मानो 2 बार टूट चुकी हो। इस आदमी का नाम है एल्बस डम्बलडोर। डम्बलडोर ने तुरंत ही नोटिस किया कि वो ऐसी जगह पर आ चुका है जहाँ पर पूरी नॉर्मल सी शांति है, लेकिन कोई उसे घूर रहा है। उसने उस बिल्ली की ओर देखा और कहा, मुझे पता होना चाहिए था कि आप भी यहाँ पर मिलेंगी। उन्होंने अपनी जेब से सिगरेट के लाइटर की तरह एक चीज निकाली, लेकिन जैसे ही उसे क्लिक किया गया एक पोल की लाइट उसमें समा गई। दूसरा पोल, तीसरा पोल, करते करते 12 पोल्स की लाइट उसके लाइटर में अपने अंदर मानो समा गई। बस दूर के 2 पोल्स बचे हुए थे। वो बिल्ली अभी भी एल्बस को घूर रही थी। उन्होंने अपने लाइटर जैसे यंत्रों को वापस जेब में डाल दिया और वो जाके बैठ गए उस बिल्ली के नजदीक। कुछ समय तक वहाँ पर कोई भी बात नहीं हुई। आप यहाँ पर प्रोफेसर मैकगोनागल? वो उस बिल्ली की ओर मुड़े ही थे पर वहाँ पर कोई बिल्ली नहीं थी, बल्कि
एक ऐसी औरत थी जिसने भी ठीक एल्बस की तरह पोशाक पहनी है। उसके चौकोंडी चश्मे के नीचे ठीक वैसे ही निशान थे जैसे उस बिल्ली के आंखों के नीचे थे। अपने काले बालों को लहराते हुए उसने डम्बलडोर से पूछा कि आपने मुझे कैसे पहचाना? माय डियर प्रोफेसर, मैंने कभी भी एक बिल्ली को इतना सतर्क नहीं देखा। आप भी है ना पूरे दिन के लिए एक ईंट के पत्थर पर बैठ के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं इतनी सतर्क क्यों हूँ। डम्बलडोर ने कहा कि क्या मतलब तुम दिन भर किसी भी पार्टी या फिर जश्न में शामिल नहीं हुई? एल्बस, जश्न होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि मगलुओं को पता चले कि आज कुछ अजीब हो रहा है। बिगड़ता हुआ मौसम, टूटते तारे, वो लोग गधे नहीं है। ये जरूर डेलिस डीगल का आइडिया होगा। प्रोफेसर, तुम उन पर ब्लेम नहीं डाल सकती, पिछले 11 सालों से हमें ऐसा मौका नहीं मिला। मैगोनिगल ने कहा कि हाँ, लेकिन मगलुओं की दुनिया में आना, उनके तरीके के कपड़ों को भी ना पहनना, ऊपर से खबर के बारे में सब तरफ बात करना, हालांकि वो जिसका नाम नहीं लेते, क्या वो आखिरकार जा चुका है? वो जा चुका है ना? डम्बलडोर ने कहा निश्चित रूप से। वैसे क्या तुम शरबत लेमन लेना चाहोगी? मैगोनिगल ने कहा कि नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि क्या वो जिसका नाम नहीं लेते वो जा चुका है? डम्बलडोर ने कहा प्रोफेसर मैगोनिगल, मैं पिछले 11 सालों से कह रहा हूँ कि ये क्या तरीका है वो जिसका नाम नहीं लेते ऐसा किसी को बुलाने का? उसका नाम है वोल्डेमॉर्ट। नाम सुनते ही मैगोनिगल थोड़ा सा हक्का बक्का हुई। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वो उसका नाम नहीं लेते, ऐसा आप लोग क्यों कहते हो? मैगोनिगल के मुताबिक एल्बस की बात अलग है। वोल्डेमॉर्ट एक ही इंसान से डरता है और वो है डम्बलडोर। डम्बलडोर ने कहा ऐसा नहीं है, वोल्डेमॉर्ट के पास जो शक्तियां है वो मेरे पास कभी नहीं हो सकती। हालांकि उल्लू अभी भी ऊपर से घूम रहे थे। मैगोनिगल ने डम्बलडोर से कहा कि आखिरकार वो गायब क्यों हुआ? आखिरकार वो हार कैसे गया? इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैगोनिगल के कान तरस रहे थे। कोई भी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जब तक डम्बलडोर नहीं मान लेते कि वोल्डेमॉर्ट जा चुका है तब तक वो भी नहीं मानेगी। उसने कहा कि लोग कह रहे हैं कि कल रात वोल्डेमॉर्ट गरुड़ द्वार गांव में गया था पॉटर्स को ढूंढने के लिए। और क्या सच में जेम्स और लिली पॉटर मर चुके हैं? डम्बलडोर ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। इस बात से प्रोफेसर मैगोनिगल टूट चुकी थी। डम्बलडोर ने उसे संभलने के लिए कहा, लेकिन अब प्रोफेसर मैगोनिगल फूट पड़ी। बस इतना ही नहीं, वोल्डेमॉर्ट उनके छोटे लड़के हैरी को भी मारने गया था, लेकिन जैसे ही उसने उस पर हमला किया कुछ तो हुआ जिसके चलते वोल्डेमॉर्ट गायब हो चुका है। इतने सारे लोगों को मारने के बाद वोल्डेमॉर्ट मारना चाहता था एक छोटे न्यूबॉर्न बेबी को, पर हैरी बचा भी तो कैसे? डम्बलडोर ने कहा कि हम बस तुक्का लगा सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। ऑल्दो डम्बलडोर ने अपनी जेब से पुरानी एक सोने की घड़ी को निकालते हुए कहा कि हैग्रिड को अब देर हो चुकी है। प्रोफेसर मैगोनिगल ने कहा कि हाँ, पर आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। डम्बलडोर ने कहा कि हम हैरी को उसके अंकल और आंटी के पास छोड़ेंगे, आखिरकार वही तो उसकी बची कुची फैमिली है। मैगोनिगल चिल्ला पड़ी कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बड़ी ही अजीब तरीके के मगलू लोग हैं। इनका बच्चा पूरे रास्ते में शोर मचाए जा रहा था, अपनी माँ को लात मार रहा था मीठा खाने के लिए। हैरी ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकता। हालांकि डम्बलडोर उनके लिए एक चिट्ठी लिखने वाले है ताकि बड़ा होकर वो सारी बात हैरी को समझा दे। क्या कहा? एक चिट्ठी? ये लोग कभी उसे नहीं समझेंगे, ये मशहूर होगा, लेजेंड माना जाएगा। क्या पता आज का दिन आगे चलकर हैरी पॉटर डे माना जाए। हर एक बच्चे की जुबान पे इसका नाम होगा, पूरी दुनिया इसे जानेगी। हालांकि डम्बलडोर ने अब मैगोनिगल को समझाया कि ये सब कुछ जानने के लिए अभी वो काफी छोटा है, ये सब कुछ उसे पता चलेगा, बस वक्त आने दो, तब तक के लिए वो ऐसा ही सुरक्षित है। मैगोनिगल आखिरकार मान गई, पर वो आखिरकार आ कैसे रहा है? डम्बलडोर ने वापस अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा कि हैग्रिड उसे लेकर आ रहा है। लेकिन हैग्रिड ऐसे कामों के लिए भरोसेमंद है? मैगोनिगल ने पूछा। मैं हैग्रिड के भरोसे अपनी जान भी दे सकता हूँ। डम्बलडोर ने मैगोनिगल के डाउट को दूर किया। धीरे धीरे दूर से एक मोटर बाइक की आवाज आना शुरू हुई और थोड़ी देर में वो मोटर बाइक उनके सामने लैंड हुई। जितनी बड़ी वो मोटर बाइक थी उससे 2 गुना बड़ा इंसान उसके ऊपर बैठा हुआ था। नॉर्मल इंसानों से 5 गुना चौड़ा, बिखरे हुए उसके बाल और दाढ़ी ने ऑलमोस्ट उसके पूरे चेहरे को कवर कर लिया था। उसके पैर के जूते मानो छोटे डॉल्फिन्स की तरह लग रहे थे। उसके हाथ में कई सारे ब्लैंकेट्स थे अपने आप में उलझे हुए। हैग्रिड, तुम ये मोटर बाइक कहाँ से लेकर आए? हैग्रिड ने कहा कि ली है सर, यंग सीरियस ब्लैक की है, मैं उससे ले आया। घर पूरी तरीके से बिखर चुका था, चुटकुलाल तो उड़ान भरते ही सो गया। प्रोफेसर मैगोनिगल और डम्बलडोर ने उन ब्लैंकेट्स में देखा तो एक छोटा सा बेबी बॉय जिसके माथे के बीचों बीच एक गहरे घाव जैसा निशान बना हुआ था, किसी बिजली की तरह। मैगोनिगल ने डम्बलडोर से पूछा कि क्या आप इस घाव को मिटा सकते हो? डम्बलडोर के मुताबिक वो चाह कर भी नहीं, क्योंकि कुछ घाव काफी महत्वपूर्ण होते हैं। डम्बलडोर के ही दाहिने पैर के घुटने के नीचे भी एक बिल्कुल लंदन के मैप जैसा दिखने वाला एक घाव है। डम्बलडोर ने हैग्रिड के हाथों से उस बच्चे को अपने हाथ ले लिया। वही हैग्रिड ने उसके माथे को चूमते हुए वो
काफी इमोशनल हो चुका था। मैगोनिगल ने दोनों को समझाया कि आस पड़ोस वाले मखलूक कभी भी जाग सकते हैं, तो जल्दी करो जो भी करना है। डम्बलडोर ने बच्चे को डर्सलीज के घर के सामने रखते हुए उसके ऊपर एक चिट्ठी रख दी और जाके उन दोनों के साथ खड़ा हो गया। तकरीबन पूरे 1 मिनट के लिए उन तीनों ने बच्चे की ओर देखा। वेल, डम्बलडोर ने कहा, हमें भी अब बाकी लोगों के साथ जश्न में शामिल होना चाहिए। हमारा आज का काम तो खत्म हो चुका है। हैग्रिड ने दोनों को अलविदा कहा और वहाँ से अपनी बाइक को लेकर चला गया। डम्बलडोर ने फिर से एक बार सिल्वर लाइटर डिल्यूमिनेटर को बाहर निकाला और सारी रोशनी को वापस अपने लैंप्स में पहुंचा दिया। आगे जाते हुए उन्होंने फिर से एक बार उन ब्लैंकेट्स की ओर देखा जो नंबर 4 प्रिवेट ड्राइव के घर के बाहर रखे हुए थे। गुड लक हैरी पॉटर। और उसके बाद डम्बलडोर भी वहाँ से गायब हो गए। एक ऐसी रात जहाँ से हैरी के लिए सब कुछ बदल चुका था। एक हाथ चिट्ठी पर था, वो बड़े ही आराम से ब्लैंकेट्स में लिपटा सोया था, बिना जाने कि अब वो मशहूर है, बिना जाने कि अब वो खास है, बिना जाने कि थोड़ी देर में अब उसकी आंखें खुलेगी जब मिसेस डर्सली चिल्ला रही होगी। आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए उसका कजन डडली उसे छेड़ता रहा, लेकिन सारे देश में लोग सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। टू हैरी द बॉय हु लिव्ड। चैप्टर 2 द वैनिशिंग ग्लास। लगभग 10 साल गुजर चुके हैं जब से डर्सलीज को हैरी मिला है। हालांकि अब तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। प्रिवेट ड्राइव भी वैसा है। डर्सलीज के लिविंग रूम से लेकर आज तक मिस्टर डर्सली को वो दिन अच्छे से याद है जब न्यूज में अजीब घटनाएं दिखाई जा रही थी। कुछ बदला है तो वो डडली है। पुराने फोटो से निकलकर अब डडली एक हेल्दी लड़का हो चुका था। ठीक अपने पापा की तरह वो साइकिल चलाना सीख चुका था। अपने पापा के साथ वो वीडियो गेम खेला करता था और वहाँ पर सारी चीजों को ऐसे मिटाया जाता था कि यहाँ पर मानो कोई और लड़का रहता ही ना हो। हाँ, आज भी हैरी पॉटर वही है। उसकी हर रोज की सुबह आंट पिटूनिया की चीखों से होती है। उठते ही उसे सुनाई देता है फ्राइंग पैन, जिसे अब गैस पर चढ़ा दिया है। अपने आप को संभालते हुए वो उस सपने के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था जिसमें मोटर बाइक उड़ रही थी। उसे ये सपना पहले भी कई बार आ चुका है एंड ही फाउंड दोस थिंग्स वेरी फनी। पिटूनिया ने एक बार फिर से चिल्लाया कि क्या तुम अभी तक उठे नहीं? हमें बाहर जाना है। मुझे कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। आज मेरे डीडी का बर्थडे है। हाँ, हैरी कैसे भूल सकता है डडली के बर्थडे को। उसने अपने आसपास लगे मकड़ी के जाले को हटाया, जो कि उसकी अब आदत हो चुकी है, क्योंकि उसका कमरा दरअसल कोई कमरा नहीं है, वो एक अलमारी है जो सीढ़ियों के नीचे है और वो वहाँ पर रहता है, सोता है। वही दूसरी तरफ डडली को नया कंप्यूटर चाहिए था। हाँ, एक टीवी भी और एक नई साइकिल भी। हैरी हमेशा सोचता था कि उसे साइकिल की क्या जरूरत है, उसे तो बस मुक्के मारना आता है। एंड गेस व्हाट, उसका सबसे फेवरेट पंचिंग बैग कौन है? हैरी पॉटर। ऑल्दो वो उसे कभी कभार ही पकड़ पाता था क्योंकि लगता नहीं है, लेकिन हैरी है तो तेज तर्रा। हालांकि हैरी हमेशा से ये काफी दुबला पतला लड़का रहा है। उसके उम्र के मुताबिक वो दिखने में भी काफी कमजोर है। उसे हमेशा ही डडली के पुराने कपड़े मिला करते हैं जो उसकी साइज के लगभग 4 गुना बड़े होते हैं। हैरी का चेहरा भी काफी पतला है। उसके हाथ पैर मानो अंकल वर्निन के एक हाथ के बराबर है। हालांकि उसके गोल से चश्मे के पीछे छुपी हुई है हरे रंग की खूबसूरत आंखें। उसके चश्मे की हालत भी कुछ खास है नहीं, क्योंकि जब भी डडली उसे पकड़ लेता था तब वो उसके चेहरे पर ही मुक्के जड़ दिया करता था, जिसके चलते उसका चश्मा कई बार टूट चुका था। पर एक ही चीज है जो अपने पर्सोना को लेकर हैरी को सबसे ज्यादा पसंद है, और वो है उसके माथे के बीचों बीच बना हुआ एक बिजली जैसा घाव। उसके होश संभालते ही आंट पिटूनिया को उसने अगर कोई सबसे पहला सवाल पूछा होगा तो वो यही था कि उसे ये घाव कैसे मिला। हालांकि डर्सलीज के घर में हैरी का सवाल पूछना मना है। उसे बस इतना कहा गया था कि उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में चल बसे और तभी से उसके माथे पर वो घाव बना है। हालांकि अंकल वर्निन को हैरी के बिखरे बाल हमेशा ही आंखों में चुभते हैं। वो हमेशा ही कहा करता था कि हफ्ते में एक बार तो इन्हें धो लिया करो, लेकिन इसमें हैरी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले पर उसके बाल हमेशा ही आड़े टेढ़े आ जाते हैं। उसका किचन में जाते ही पहला काम होता है डडली को ऑमलेट सर्व करना। हालांकि अपने बाप की तरह वो भी काफी मोटा है, लेकिन आंट पिटूनिया उसे बेबी एंजल कहा करती थी। लेकिन हैरी के मुताबिक वो बस एक सुअर है। हैरी के ऑमलेट देते ही वो देखता है कि डडली अपने बर्थडे के दिन मिले हुए प्रेजेंट्स को गिन रहा है। 36, पिछले साल से 2 कम है। अंकल वर्निन ने कहा कि लेकिन ये तो बड़े भी तो है ना। ऊपर से आंट मार्च का प्रेजेंट भी अभी बाकी है और वो उसे और 2 प्रेजेंट्स ले लेंगे। डडली को थोड़ा समय लगा गिनने के लिए, फिर उसने कहा कि अब हुए कितने? 39 स्वीटी, आंट पिटूनिया ने कहकर मामला दबा दिया। तभी टेलीफोन बजा और आंट पिटूनिया कॉल रिसीव करने गई। वही हैरी और अंकल वर्निन देख रहे थे डडली की अनबॉक्सिंग को, जिसमें से निकली एक रेसिंग बाइक, एक सिने कैमरा, एक रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन, 16 नए कंप्यूटर गेम्स, एक नया वीडियो रिकॉर्डर। आंट पिटूनिया के वापस आने से पहले ही उसने अपनी नई सोने की अंगूठी को भी पहन लिया था, लेकिन आंट पिटूनिया का मूड उखड़ा हुआ था। बैड न्यूज वर्निन, मिसेस फिग का पैर टूट चुका है तो वो आज हैरी को नहीं संभाल सकती। डडली के चेहरे का रंग
पतंग उड़ गया, क्योंकि हर बार उसके बर्थडे के दिन वो लोग एडवेंचर पार्क खाना खाने या फिर मूवी देखने के लिए जाया करते हैं, और तब वो हैरी को मिसेस फिग के यहाँ छोड़ा करते थे। हालांकि हैरी को भी वहाँ पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मिसेस फिग के घर से हमेशा ही सड़े हुए गाजरों की पास आया करती है। ऊपर से उसने अपने पूरे घर को बिल्लियों के फोटोज के फ्रेम से सजा के रखा हुआ था। अब करे भी तो क्या, पूरा साल उन्होंने इस दिन का इंतजार किया है। हैरी को भी मिसेस फिग के पैर को लेकर बुरा लग रहा था, पर उसे ये खुशी थी कि फाइनली अब वो बाहर जा सकता है। उसे शायद पूरा साल हो चुका है बाहर कहीं घूमे हुए। अंकल वर्निन ने कहा कि क्या हम इसे मार्च के पास छोड़े, लेकिन आंट मार्च हैरी से नफरत करती है। तो कैसा हो अगर वो तुम्हारी दोस्त क्या नाम है उसका, योनी के पास इसे छोड़ दे तो। लेकिन आंट पिटूनिया की वो दोस्त भी छुट्टियों के लिए बाहर गई हुई थी। वही हैरी ने कहा कि अगर आप लोग चाहे तो मुझे यहाँ पर अकेला भी छोड़ सकते हो। कहीं न कहीं उसे पता था कि अगर वो अकेला होगा तो वो चाहे वो टेलीविजन चैनल्स को देख सकता है, और क्या पता उसे डडली का कंप्यूटर भी चलाने मिल जाए। लेकिन आंट पिटूनिया को लगता है कि वो पूरे घर को बर्बाद कर देगा। आंट पिटूनिया ने कहा कि कैसा हो कि अगर हम इसे जू तो लेके जाए, पर इसे कार में बंद करके रखे तो। अंकल वर्निन चिल्ला पड़ा कि नहीं, वो गाड़ी नहीं है। डडली ने अब रोना शुरू कर दिया और कहा कि इसे मत लेना, ये हमेशा ही सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन आंट पिटूनिया उसे कहती है कि हम इसे ऐसा नहीं करने देंगे। तभी डोरबेल रिंग होती है। डडली का दोस्त पियर पोलकिंस आया हुआ था अपनी माँ के साथ। ये डडली का दोस्त पियर्स ठीक चूहे की तरह दिखता है, और ये हमेशा ही हैरी को पीछे से पकड़ लेता था जब भी डडली उसे मुक्का मारने वाला होता है। आधे घंटे के बाद हैरी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पहली बार नई गाड़ी में बैठकर जू जाने वाला था। हालांकि अंकल वर्निन ने उसे दबोचते हुए कहा कि अगर कोई भी शैतानी की तो मैं तुम्हें उस अलमारी में बंद कर दूंगा क्रिसमस खत्म होने तक। और हाँ, यहाँ पर ऐसा ही चलता था, क्योंकि आंट पिटूनिया भी डडली का भाई हैरी ना लगे इसलिए उसे कभी बार बार नहीं ले जाती थी। इनफैक्ट वो उसके बाल अपने हाथों से अपने घर पे ही काटती थी, और वो जानबूझ के उसके बाल इतने छोटे काटा करती थी कि हैरी का बस माथे के बीचों बीच का घाव ही दिखा करता था। हैरी हमेशा ही रात को सोने से पहले ये सोचा करता था कि वो स्कूल में कैसा दिखेगा इन बालों के साथ, क्योंकि डडली हमेशा ही उसका मजाक उड़ाया करता था। पर जब भी आंट पिटूनिया उसके बाल जितना हो सके उतना छोटे काट देती थी, उसके दूसरे ही दिन हैरी के बाल अपने आप ही वापस लंबे और घने हो जाते थे। उसने लाख बार समझाया कि उसे नहीं पता कि ये कैसे होता है, पर उसके बाल वापस से ठीक हुआ करते थे। और ठीक ऐसे एक बार आंट पिटूनिया डडली का पुराना टी शर्ट हैरी को जबरदस्ती पहना रही थी, लेकिन जितनी ज्यादा वो जबरदस्ती कर रही थी वो टी शर्ट उतना ही छोटा हो रहा था। आंट पिटूनिया को लगा कि शायद बार बार धुलने की वजह से ये टी शर्ट ऐसा हो रहा है, और ऐसी कई सारी अजीब छोटी छोटी चीजें हैरी के साथ हमेशा ही हुआ करती थी। एक बार तो वो स्कूल के किचन की छत पर चढ़ा हुआ था, क्योंकि हमेशा की तरह डडली अपने दोस्तों के साथ उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था। वही उनकी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने डर्सलीज को लेटर भी लिखा था कि हैरी अक्सर छत पे चढ़ जाता है। लेकिन वही हैरी के मुताबिक एक बार वो छत से अनजाने में कूद गया था, लेकिन किसी तरीके से किसी ने उसे बीच में हवा में ही मानो उसे पकड़ लिया। लेकिन आज तो ना ही उसके स्कूल में है, ना ही उसकी अलमारी में, और ना ही मिसेस फिग के उस पुराने घर में। आज का दिन अच्छा होगा, फिर चाहे डडली और पियर्स के साथ क्यों ना हो। अंकल वर्निन हमेशा ही गाड़ी चलाते हुए एक तो हैरी को गालियां देता था, या फिर अपने बैंक के बारे में बात करता था, या फिर हैरी को ताने मारता था, या फिर अपने काम के बारे में बात करता था, या फिर हैरी को सुनाता था, या फिर किसी और चीज के बारे में बात करता था। आज उनका टॉपिक था मोटर बाइक। जैसे ही हैरी ने मोटर बाइक सुना, उसने कहा कि मुझे भी आज एक सपना आया था जिसमें मोटर बाइक्स उड़ रही थी। अंकल वर्निन तुरंत बौखला गया। उसने गाड़ी को लिटरली ठोकने से बचा लिया और गुस्से में हैरी से कहा कि मोटर बाइक्स कभी भी उड़ा नहीं करती। डर्सलीज के घर में हैरी के सवाल करने के अलावा अगर किसी बात का करना मना है तो वो यही है कि कोई भी चीजें जो नहीं हो सकती या फिर सपनों में देखी जाए उनके बारे में बात करना सख्त मना है, क्योंकि उनके हिसाब से ये खतरनाक है। अब जू में आते ही वहाँ पर उन्हें कई सारी फैमिलीज दिखी। अंकल वर्निन ने डडली और पियर्स के लिए एक बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम ले ली। हैरी को वो कुछ भी दिलाने नहीं वाला था, लेकिन तभी आइसक्रीम वाली आंटी ने उसकी आंखों में देखा। तभी अंकल वर्निन ने ना चाहते हुए भी फाइनली उसे एक सस्ती सी लेमन आइसक्रीम ले दी। हालांकि हैरी के लिए वो भी बहुत थी। एक बहुत ही लंबे समय के बाद हैरी का दिन अच्छा जा रहा था। हालांकि जू में घूमते हुए हैरी डडली और पियर्स से थोड़ी दूरी बना के चल रहा था, क्योंकि क्या पता कि वो दोनों कब जानवरों को देखकर बोर हो जाए और हैरी को वापस पंचिंग बैग बना ले। लंच टाइम के बाद उन्होंने तय किया कि अब वो सर्प उद्यान में घूमेंगे, क्योंकि डडली और पियर्स को लंबे और जहरीले सांप देखने थे जो शायद किसी आदमी को निगल भी ले। और किस्मत से डडली को जू का सबसे बड़ा सांप भी मिल चुका था। इनफैक्ट वो सांप इतना बड़ा था कि वो मिस्टर डर्सलीज की नई कार को माचिस की तिल्ली
की तरह मोड़ के रख दे। हालांकि उस सांप का इन लोगों को एंटरटेन करने का बिल्कुल मूड नहीं था। डडली ने अपने पापा से कहा कि हिलाओ इसे, कुछ तो करो। उसने अपनी उंगलियों से कांच को खरोचा भी, लेकिन वो सांप जरा सा भी टस से मस नहीं हुआ। कितना बोरिंग है ये। हैरी उस ग्लास के नजदीक गया। उसे समझ आ रहा था कि ये तो उसके अलमारी में रहने से भी मुश्किल है। इतने छोटे से एरिया में इस सांप का रहना कितना मुश्किल भरा होता होगा जब हर तरफ डडली जैसे बेवकूफ लड़के हो। हालांकि सांप ने अब कुछ हलचल की और वो हैरी के ठीक सामने आके खड़ा हो चुका था। उन दोनों का आई कांटेक्ट भी हुआ। उस सांप ने मुड़कर अंकल वर्निन और डडली की ओर देखा और इशारों में कहा कि ये सब कुछ कितना मुश्किल है। हैरी अब एक सांप से बात कर रहा था। उसने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, वैसे तुम कहाँ से हो? उस सांप ने अपनी पूंछ से उस ग्लास के नजदीक इशारा किया। उस पर लिखा हुआ था बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्राजील। उसने सांप से पूछा कि कैसी है वो जगह, लेकिन उस सांप ने एक बार फिर उस बोर्ड की ओर अपनी पूंछ लहराई। उस पर लिखा हुआ था कि इस सांप को यहीं पर बड़ा किया गया है। हैरी समझ गया कि इस सांप ने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी, लेकिन वही डडली ने उस सांप को देख लिया। उसने हैरी को धक्का मारा और अपने डैड को आवाज देने लगा उस सांप को दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने हैरी को मुक्का और धक्का मार के नीचे गिराया, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उस कैबिन की ग्लास मानो गायब हो गई और पियर्स और डडली उस सांप के ठीक सामने गिर पड़े। वो सांप तुरंत ही बाहर निकल गया। वो हैरी के सामने आया और उसने कहा, शुक्रिया ब्राजील, मैं आ रहा हूँ। उस जू के लोग भी मानो हैरान हो चुके थे। वो ग्लास अचानक कहाँ गायब हो गई? उन्होंने आंट पिटोनिया को चाय पिलाते हुए उनसे हजारों बार माफी मांगी। अब हालांकि उस सांप ने डडली और पियर्स को कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो लोग कार तक आते आते सारी चीजों को बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे कि कैसे आज वो बाल बाल बचे। वह पियर्स ने कहा कि हैरी, उस सांप से तुम बात कर रहे थे ना? अंकल वर्निन इस बात से चिढ़ चुका था। उसने पियर्स के सही सलामत घर जाने तक का इंतजार किया। फिर हैरी को गुस्से में अपनी अलमारी में पटकते हुए ये कहा कि इसे आज खाना मत देना और इसका बाहर निकलना भी बंद। हैरी अंधेरे में वैसे ही वक्त काट रहा था। उसे पता भी नहीं चल रहा था कि टाइम क्या हुआ है। क्या डर्सली सो गए हैं? अगर हाँ, तो वो किचन में जाकर कुछ खाने के लिए अपने लिए लेकर आए। वो ऐसी जिंदगी पिछले 10 सालों से काट रहा था। उसे हमेशा ही कहा गया कि उसके माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई, लेकिन उस अलमारी में दिन रात काटते हुए उसे कभी भी कोई कार एक्सीडेंट की बात याद नहीं आया करती थी। उसे बस एक बिल्डिंग याद आती थी जिसमें हरे रंग की रोशनी आ रही है और उसके माथे के बीच लगा हुआ घाव दर्द होने लगता था। उसे लगता था कि यही कार एक्सीडेंट होगा। शायद उसे अपने माता पिता भी बिल्कुल याद नहीं थे। ऑब्वियसली डर्सलीज भी उन्हें लेकर कभी बात नहीं किया करते थे। इवन हैरी के पास अपने माता पिता की एक फोटो भी नहीं थी। हालांकि हैरी को बड़े होते हुए ऐसा लगता था कि कोई न कोई उसे लेने जरूर आएगा, कोई तो उसका बाहर होगा, लेकिन नहीं, डर्सलीज को छोड़कर उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। हालांकि कभी कभार सड़क के कुछ अनजान लोग उसे अचानक अपने गले लगा लेते थे। एक बार तो जब वो आंट पिटोनिया के साथ शॉपिंग कर रहा था, तब एक अनजान इंसान उसके सामने आया। उसने अपनी टोपी निकाली और हैरी के सामने उसने अपना सर झुका लिया। पर जैसे ही हैरी ने इस बात को आंट पिटोनिया से कहा, पिटोनिया वहाँ से कुछ भी ना लिए सीधा निकल गई। एक बार एक बूढ़ी औरत ने भी उसे अपना हाथ दिखाया था जब वो बस से ट्रैवल कर रहा था। और एक बार तो एक अनजान इंसान ने सड़क पर उसका हाथ मिलाया था और बिना कुछ कहे वहाँ से वो निकल गया था। स्कूल में भी हैरी को कोई पसंद नहीं करता था। सभी को उसके कपड़ों से मानो घिन आती थी। स्कूल के सारे ही बच्चे हमेशा ही डडली का साथ देते हुए हैरी को सताया करते थे। और इसी तरीके से हैरी की जिंदगी पिछले 10 सालों से एक आम जिंदगी थी नहीं, बल्कि वो एक सजा थी जो उसे उसकी किस्मत की वजह से मिली थी। चैप्टर 3 द लेटर्स फ्रॉम नो वन। सांप का हादसा हैरी के लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ, क्योंकि इस बार की उसकी सजा खत्म होते होते गर्मियों की छुट्टी आ चुकी थी। डडली ने अपने नए सिने कैमरा को ऑलरेडी तोड़ दिया था, अपना रिमोट कंट्रोल प्लेन भी ठोक दिया था, अपनी साइकिल के साथ भी उसने मिसेस फिग को जाते हुए उड़ा दिया था। हालांकि हैरी खुश था कि आखिरकार उसका स्कूल खत्म हो चुका है। पर डडली और उसका ग्रुप, जिसमें था पियर्स, डेनिस, मेलकम और गॉर्डन एंड ऑब्वियसली डडली, जो उनका लीडर भी था, वो लोग उनका मन पसंदीदा खेल खेला करते थे जिसका नाम था हैरी का शिकार। और इसी के चलते हैरी अपना ज्यादातर समय बाहर ही गुजारता था, ये सोचते हुए कि फाइनली सितंबर से अब वो एक नए सेकेंडरी स्कूल में जा रहा है, जहाँ उसे परेशान करने के लिए डडली नहीं होगा, क्योंकि वो तो अंकल वर्निन के पुराने स्कूल स्मेल्टिंग्स में जा रहा है, वो भी पियर्स के साथ। वही हैरी जाएगा स्टोनवॉल हाई स्कूल में, जो एक लोकल स्टेट स्कूल है। डडली के मुताबिक वहाँ पर लोगों के मुंह पहले ही दिन टॉयलेट में डुबा देते हैं। उसने कहा कि क्या तुम प्रैक्टिस करना चाहोगे? वैसे भी तुम्हारे मुंह से ही टॉयलेट गंदा हो जाएगा। डडली के इस प्लान को अंजाम देने से पहले हैरी वहाँ से 9-2-11 हो गया। खैर, जुलाई का एक दिन आया जिस दिन आंट पिटूनिया डडली को ले गई उसका नया स्कूल यूनिफॉर्म लेने के लिए। उसने हैरी को मिसेस फिग के यहाँ पर छोड़ दिया। ऑल्दो मिसेस फिग उतनी भी बुरी नहीं थी। उसने हैरी को जो चाहिए वो चैनल टीवी पर देखने के लिए दे दिया, कुछ चॉकलेट्स के केक भी दे दिए, जिसे उसने उसके लिए ना जाने कितने सालों से रखे हुए थे। उस शाम डडली अपने नए यूनिफॉर्म को अपने घर वालों को पहना कर दिखा रहा था। उसके कपड़े सच में शाही पोशाक की तरह लग रहे थे। ऊपर से उनके हाथ में एक छड़ी भी हुआ करती है, ताकि जब भी टीचर्स का ध्यान ना हो तो वो उससे लड़ाई कर सके। अच्छी प्रैक्टिस है फ्यूचर
फ्यूचर के लिए। मिस्टर एंड मिसेस डर्जली के मुताबिक पता नहीं उनका लड़का क्या ही जीत चुका है। पिटूनिया की तो आंखें भर आई, लेकिन हैरी कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि अगर वो कुछ बोलने जाए तो उसकी हंसी छूट जाती। अगली सुबह किचन से बड़ी ही गंदी भद्दी बदबू आ रही थी। हैरी ने जाके देखा तो एक पतीले में कुछ कपड़े उबल रहे थे, जिनका कलर अब ग्रेइश हो चुका था। उसने आंट से पूछा कि क्या है ये? तब पिटूनिया ने कहा कि ये डडली का पुराना स्कूल यूनिफॉर्म है, बस इसे मैं एक बार धो लूं तो तुम इसे यूज कर सकते हो। हैरी ने कुछ भी नहीं कहा, वो आके अपने टेबल पर शांति से बैठ गया और सोचने लगा कि वो कितना बुरा दिखेगा हाथी जैसे इन लंबे कपड़ों में। अंकल वर्निन और डडली भी वहाँ पर आ गए थे। डडली अब अपने साथ उस छड़ी को लेकर हर जगह घूम रहा था। वही खतों के आने की आवाज आई। वर्निन ने डडली को लेटस लाने के लिए कहा, लेकिन डडली सुने तो दुनिया न सुधर जाए। हैरी ने जाकर लेटस को लिया। अब वहाँ पर 3 खत आए हुए थे। एक तो अंकल वर्निन के बहन मार्च का था, एक तो कोई सा बिल था और एक खत था हैरी पॉटर के लिए। हैरी 2 मिनट के लिए सहम गया। उससे कौन खत लिखेगा? ना तो उसका कोई दोस्त है, ना ही उसका कोई बाहर रिश्तेदार है, और ना ही वो लाइब्रेरी में जाता है कि वो लोग उसे किताब वापस मांगने के लिए खत लिखे। लेकिन फिर भी खत उसी के लिए था, जिस पर लिखा हुआ था मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे की अलमारी, 4 प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंगचिंग। खत काफी भारी और मोटा था दूसरे खतों के मुकाबले, हालांकि उस पर कोई स्टैम्प नहीं था। खत की दूसरी बाजू एक वैक्स से बनी सील थी, जिसपे बना हुआ था एक लायन, एक ईगल, एक बैजर और एक स्नेक, और उन सब के बाजू बना हुआ था एक बड़ा सा एच। जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? अंकल वर्निन के बुलाते ही उसने उस बिल और आंट मार्च का लेटर वर्निन के हाथों में दे दिया और खुद अपना लेटर लेकर खोलने लगा। तभी डडली चिल्ला पड़ा कि हैरी के हाथ में कुछ तो है। हैरी उस खत को खोल पाए तभी अंकल वर्निन ने उससे वो लेटर छीन लिया। हैरी ने कहा, वो मेरा है, तुझे कौन खत लिखेगा? ऐसा कहकर अंकल वर्निन ने जब उस लेटर को पढ़ा, उसके चेहरा मानो लाल रंग से हरा हो गया। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरीके से बदल चुके थे, हाथ पैर मानो सुन पड़ चुके थे। पिटूनिया! डडली ने भी उस खत को लेना चाहा, लेकिन जैसे ही पिटूनिया ने उस खत की पहली लाइन पढ़ी, उसे मानो चक्कर से आने लगे। वर्निन वो दोनों ही एक दूसरे को इतनी सीरियसली देख रहे थे कि मानो वो भूल चुके थे कि डडली और हैरी अभी भी वहीं पर है। डडली भी जिद करने लगा कि उसे भी वो खत पढ़ना है, लेकिन हैरी चिल्ला पड़ा कि वो खत मेरा है। अंकल वर्निन ने चिल्लाते हुए उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन हैरी नहीं हिला। मुझे मेरा खत चाहिए। डडली ने भी फिर से एक बार उस लेटर को मांगा, लेकिन अंकल वर्निन ने दोनों को उठाकर रूम से बाहर फेंक दिया और दरवाजे को बंद कर लिया। दोनों ने दरवाजे को कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की, अंदर क्या बातें हो रही है। आंट पिटूनिया ने कहा, वर्निन, उन लोगों को कैसे पता कि लड़का अलमारी में रहता है? क्या वो लोग हमें देख रहे हैं? देख रहे हैं? हमारी जासूसी हो रही है। क्या पता वो लोग हमारे पीछे हो। अब हम क्या करें? उन्हें वापस लिख दो कि हम लड़के को नहीं भेजेंगे। वर्निन ने कहा, नहीं, हम इग्नोर करेंगे। हमने इसे घर में रखते समय ही ये तय कर लिया था कि ये उस खतरनाक जगह पर नहीं जाएगा। उसी शाम जब अंकल वर्निन वापस ऑफिस से घर आए, तब उन्होंने कुछ ऐसी चीज की जो वो कभी नहीं करते। वो हैरी के अलमारी में आए। हैरी ने कहा, मेरा खत कहाँ है और कौन लिख रहा है मेरे लिए? अंकल वर्निन ने कहा कि वो खत जल चुका है। उसका एड्रेस गलत था, लेकिन हैरी को पता था कि वो खत उसी के लिए आया हुआ था। वर्निन ने कहा कि उस बात को छोड़ो, मैं और तुम्हारी आंटी सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए ये अलमारी अब काफी छोटी हो रही है, क्यों ना हम तुम्हें डडली का वो पुराना कमरा दे दे। हैरी ने पूछा, क्यों? सवाल मत करो, तुम तुम्हारा सामान उठाओ और चलो ऊपर। डर्जलीज के पास 4 बेडरूम है, एक जिसमें अंकल वर्निन और आंट पिटूनिया रहती है, दूसरा जो मेहमानों के लिए है, मेहमान के नाम पर उनके घर में ज्यादातर अंकल वर्निन की बहन आंट मार्च ही आती है, तीसरा जो डडली का है, और चौथा जिसमें डडली के सारे खिलौने रखे जाते हैं, और वो कमरा आज से हैरी का होने वाला था। हालांकि कमरे की हालत कुछ खास थी नहीं। 1 महीने पुराने टूटे हुए सिने कैमरे से लेकर पुरानी किताबों के ढेर तक वहाँ पर कुछ ऐसी चीज रखी हुई थी जिसे ना जाने आखिरी बार कब छुआ गया था। नीचे से अभी भी डडली की आवाज आ रही थी कि उसे वहाँ से जल्दी बाहर निकालो, मुझे वो कमरा चाहिए। हालांकि हैरी को भी ये सब नहीं चाहिए था, उसे बस अपना खत चाहिए था, फिर चाहे उसे उस अलमारी में ही रहना पड़े। डडली अभी भी कमरे की बात को लेकर गुस्सा था, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस डर्जली का बर्ताव हैरी की ओर थोड़ा बहुत चेंज हो चुका था। फिर से आज भी खत आए, लेकिन इस बार उन्होंने लेने के लिए डडली को भेजा। जहाँ डडली ने भी गुस्से में जाते हुए चिल्लाते हुए ये कहा कि आज का खत भी है मिस्टर एच पॉटर के लिए, सबसे छोटा बेडरूम, 4 प्रिवेट ड्राइव, लिटिल विंगचिंग। अंकल वर्निन फिर से धावा बोलते हैं डडली के हाथों से वो लेटर छीनने के लिए, मगर डडली माने तो दुनिया ना सुधर जाए। हैरी भी इस बार अब इस भसड़ में उतर चुका था। काफी धक्का बुक्की हुई, सभी ने स्मेल्टिंग की उस छड़ी से काफी मार भी खाई, पर फाइनली अंकल वर्निन ने उस खत को लेते हुए दोनों को वापस वहाँ से जाने के लिए कहा। हालांकि हैरी के पास अब एक प्लान है। कोई तो है जिसे पता है कि उसका कमरा शिफ्ट हो चुका है, कोई तो है जिसे पता है कि अभी भी उसे खत नहीं मिला है, तो जो भी वो इंसान है वो वापस उसे खत भेजेगा। तो हैरी इस बार पूरी तरीके से तैयार रहने वाला
था। दूसरे दिन की सुबह 6 बजे एक ही अलार्म के साथ वो चुपचाप उठकर तैयार होकर घर के बाहर आने के लिए रेडी हो गया, ताकि जब भी पोस्टमैन आए वो उससे वो लेटर अपना ले ले। लेकिन घर का मेन दरवाजा क्रॉस करते हुए वो देखता है कि दरवाजे के बाहर डोर मैट के ऊपर अंकल वर्निन स्लीपिंग बैग के साथ वहीं पर सोया हुआ है। उन्हें पता था कि हैरी कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा। उसने हैरी को देखा और उसे कहा कि मेरे लिए एक चाय बना के लेके आओ। हैरी जब तक किचन से चाय लेकर लौटा तब तक पोस्टमैन आ चुका था। उसने 3 खत देखे जो अंकल वर्निन के हाथ में थे। इससे पहले कि वो कुछ कहे, वर्निन ने उन लेटर्स को उसी के सामने फाड़ दिया। उस दिन अंकल वर्निन काम पे भी नहीं गया। उसके मुताबिक अगर हैरी को कभी खत मिलेगा ही नहीं तो सामने वाले उसे खत भेजना बंद कर देंगे। हालांकि पिटूनिया के मुताबिक ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि वो लोग खत भेजते ही रहेंगे जब तक वो हैरी को ना मिल जाए। उसे ये बात पता थी। फ्राइडे के दिन 12 खत हैरी के नाम से आए। कुछ लेटर बॉक्स में थे, कुछ टॉयलेट की खिड़की से अंदर आ रहे थे। अंकल वर्निन ने उस दिन भी ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसने घर से आने जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया। इवन वो तो इतना हाइपर हो चुका था कि छोटी से छोटी आवाज से भी वो तुरंत सतर्क हो जाता था। अब सैटरडे आते आते चीजें पूरी तरीके से हाथ से निकल चुकी थी। 24 लेटर आ चुके थे। कुछ अंडों के जरिए, कुछ मिक्सर में दूध देने वाला भी आंट पिटूनिया के हाथ में एक लेटर दे दिया। इनफैक्ट वर्निन ने डेयरी और पोस्ट ऑफिस में भी कंप्लेंट करनी चाहिए। उसने हैरी से कहा कि कौन है ऐसा जो तुमसे बात करने के लिए इतना उतावला हो रहा है। संडे की सुबह अंकल वर्निन आराम से नाश्ता करने के लिए बैठ गए। बीमार और थके हुए लग रहे थे, लेकिन खुश थे क्योंकि संडे को कोई लेटर्स नहीं आते। लेकिन उनका ये कहने से पहले ही किचन की चिमनी से लेकर हर एक दरारों में से किसी गोली की तरह लेटर्स घर के अंदर आने लगे। हैरी ने बस एक खत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वर्निन ने हैरी को ही पकड़ लिया। बाहर मानो लेटर्स का तूफान आ चुका है, ऐसी आवाजें आ रही थी। बस बहुत हुआ, तुम सब 5 मिनट में यहाँ पर आओगे अपने कपड़े लेकर। अब हम यहाँ पर और नहीं रुकेंगे। ठीक 10 मिनट के बाद तीनों डर्सलीज और हैरी चुपचाप अपने कपड़े लेकर निकल चुके थे। बैक सीट पर बैठा डडली अभी भी रोनी सी सूरत लेकर नाराज था, क्योंकि वर्निन ने उसे कंप्यूटर और अपने टेलीविजन शोज को पैक करने की परमिशन नहीं दी। वो हो सके उतना घर से दूर जाने लगे। इवन आंट पिटूनिया की भी हिम्मत नहीं हो रही थी वर्निन से सवाल पूछने की कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ड्राइव करते करते रात हो चुकी थी। डडली के लिए इससे बुरा दिन और कोई नहीं हो सकता। वो लोग कुछ भी खाने या फिर पीने के लिए भी नहीं रुके थे। फाइनली वो जा रुके शहर के बहुत दूर से होटल में। हालांकि हैरी अभी भी बेचैन था। दूसरे दिन की सुबह जब वो लोग उस होटल के अंदर नाश्ता कर रहे थे, उस होटल का मालिक आता है जिसके हाथ में एक खत था। वो लेटर था मिस्टर एच पॉटर के लिए, रूम नंबर 17, रेलवे होटल, कॉकवर्थ नाम से। हैरी ने दोबारा लेटर को लेने की कोशिश की, लेकिन अंकल वर्निन ने फिर से वो लेटर उसके हाथों से छीन लिया। अब तो आंट पिटूनिया भी कहने लगी थी कि क्या हम घर जा सकते हैं, लेकिन वर्निन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो उन्हें जंगल के बीचों बीच ले गया। बाहर निकला, देखा, फिर अंदर आके गाड़ी वहाँ से भी निकाल ली। और उसने ऐसा 2 से 3 जगहों पर 2 से 3 बार किया। एक अनजान जगह पर जाके उसने गाड़ी रोक दी और तीनों को गाड़ी के ही अंदर लॉक कर कहीं पर चला गया। डडली ने कहा, पापा पागल हो गए हैं क्या? भरी दोपहर में बारिश शुरू हो चुकी थी। डडली को अब बस एक कमरा चाहिए था जिसके अंदर टीवी हो, ताकि वो अपना फेवरेट शो देख सके। थोड़ी देर बाद वर्निन वापस आया। उसके हाथ में एक बैग था, चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसने कहा कि मुझे जगह मिल चुकी है, चलो सब लोग। उसने उन लोगों को दिखाई एक ऐसी जगह जो मानो किसी एक भयानक आइलैंड पर थी। एक गहरा समंदर, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर और उसके ऊपर एक पुराना सा मकान। यहाँ से एक बात तो क्लियर थी कि वहाँ पर टीवी तो नहीं होने वाला है। उसने कहा कि मैंने आज के लिए एक बोट और कुछ खाने का इंतजाम भी कर लिया है, तो चलो जल्दी। माहौल पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था, क्योंकि आज का तूफान बढ़ते ही जा रहा था। वो लोग जैसे तैसे उस मकान तक पहुंच गए। वो घर किसी भूतिया जगह से बिल्कुल कम नहीं था। सिर्फ 2 कमरों के साथ बाहर से आने वाली तूफानी सर्दी लकड़ी से बने उन दीवारों को छेद रही थी। उन्होंने आग जलाने की भी कोशिश की, लेकिन बारिश और सर्दी के चलते वहाँ पर सोना तो छोड़ो, कोई रुकना भी नहीं चाहेगा। लेकिन अंकल वर्निन बड़ा खुश था, क्योंकि चाह कर भी यहाँ पर कोई उन्हें ढूंढ ही नहीं सकता। आंट पिटूनिया को दूसरे कमरे में कुछ ब्लैंकेट्स मिले। हालांकि हैरी के पास उस भयानक सर्दी में बस एक पुराना सा रफ सा ब्लैंकेट था, जिसके साथ उसने जमीन को ही अपना बेड बना लिया था। मौसम हद से ज्यादा बिगड़ने लगा था। हैरी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खाली पेट उसके दिमाग में बस उस लेटर की बात चल रही थी। ऊपर से 10 मिनट के अंदर वो 11 साल का होने वाला था। हालांकि डर्सलीज को उसके बर्थडे की खाकी परवाह होगी। डडली के लटकते हुए हाथ की घड़ी अब अपनी करवट ले रही थी। 10 मिनट बाकी है। बाहर से कुछ आवाज आई। हैरी ने बस सोचा कि कहीं छत न टूट जाए। 5 मिनट्स टू गो। क्या पता प्रीवियस ड्राइव जाते ही वो देखे कि कई सारे खतों का वहाँ पर पहाड़ लगा है। वो उसमें से एक तो खत ले ही लेगा। 3 मिनट्स टू गो। बादल बरसे जा रहे। 2 मिनट्स टू गो। क्या समंदर में सुनामी आ चुकी है? 1 मिनट टू गो। एक ही मिनट में वो 11 साल का हो जाएगा। 30 सेकेंड्स, 20, 10, 9। क्या उसे डडली को जगाना चाहिए बस चिढ़ाने के लिए? 3, 2, 1। बूम! पूरा मकान हिलने लगा था। हैरी तुरंत अपने पैरों पे खड़ा हो गया। कोई तो है जिसने अभी दरवाजा खटखटाया। कोई तो बाहर है जो अंदर आना चाहता है।
थैंक यू सो मच गाइस आखिर तक बने रहने के लिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा अगली वीडियोस को जल्दी से जल्दी बनाने की। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। लाइफ में मैजिक बहुत है, बस अपनी आंखों से मुगलों के उस चश्मे को उतारने की देर है जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने से रोक रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नॉक्स।